बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 जून और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान की जानिब से एटमी धमाके किए जाने का एक बड़ा जो दावा है वो सामने आया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस दावे के बाद अमेरिका ने भी ईरान के मामले पर हाथ खड़े करते हुए इसराइल को ये तंबी कर दी है कि आप भी ईरान के साथ जो जंग है वो नहीं लड़ सकते। और जिस बुनियाद पर यह जंग लड़ी जा रही थी वो यही थी कि इसराइल ने यह दावा किया था कि ईरान जो है वो कहीं एटमी कुव्वत ना बन जाए, उसको हमने रोकना है। कहीं जो ये एटम बम है ये अगर उनके हाथ लग जाता है तो दुनिया में क्योस जो है वो फैला देंगे। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए ईरान ने जो हमला था वो किया था। लेकिन अब अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि आप ईरान को इस चीज़ से नहीं रोक सकते। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मुक्तदरा को ये तंबी की गई है कि आप जो ट्रंप के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, ट्रंप के साथ मामलात तय कर रहे हैं, तो जो ट्रंप है वो ना सिर्फ आपका चारा खाएगा बल्कि आपको लाते भी मारेगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उन्होंने एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो महाज है इसे गर्म कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ईरान के एटमी धमाके के हवाले से है। गुज़श्ता कुछ दिनों में शुमाली ईरान जो है यहाँ पर 2 ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। 2 मरतबा ज़लज़ला महसूस किया गया है। 5.2 इन ज़लज़लों की जो शिद्दत है वो बताई जा रही है। इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनका ये दावा सामने आया है कि ईरान ने वहाँ पर कुछ जो एटमी धमाके हैं वो किए हैं। और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि ये जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं ये आम नौइयत के नहीं हैं या ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इस तरह से कि जब ज़लज़ला आता है तो ये भी पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। आम तौर पर जो कुछ तब्दीलियां आती हैं ज़मीन में उसके नतीजे में जो ज़लज़ला है वो पैदा होता है और उसके बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर ये जो 2 झटके महसूस किए गए ज़लज़ले के, ये आम रूटीन या जिस तरीके से एक नॉर्मली ज़लज़ला जो है वो आता है तब्दीली के बायस, उस तरह से ये झटके महसूस नहीं किए गए। तो इसको बुनियाद बनाते हुए ये कहा गया है जी कि 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन ये जो कार्रवाई है, ये जो एक आप यूँ कहें कि जो एटमी धमाके हैं जो उनका तजर्बा है वो किया गया, वो 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन किया गया है। तो इस हवाले से ऑफिशियली ईरान की जानिब से कोई जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई है। इस हवाले से जो तस्दीक है वो नहीं की गई। लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से ख़ास तौर पर जो शुमाली ईरान का एरिया है वहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, मामूल से ये हटकर हैं। और इस को इशारा जो है वो दिया जा रहा है कि जो एटमी धमाके हैं वो ईरान की जानिब से शायद वहाँ पर कर दिए गए हैं। बहरहाल जी, चंद दिनों के अंदर इस हवाले से भी क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दावा है जो कि एक्सपर्ट्स की जानिब से किया गया है। और इस दावे के बाद मज़ीद 2 डेवलपमेंट्स होती हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये होती है जी कि ट्रंप ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया है और इस बयान में ट्रंप का ये कहना है कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जोहरी ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके। ताहम हम ईरान से मुज़ाकरात करेंगे और देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। अब इससे 2 एंगल्स निकलते हैं। पहला एंगल तो ये कि ट्रंप तंबी कर रहा है इसराइल को कि जो आपने जवाब बनाया था वो जवाब भी आपका गलत निकला और आप जो है वो ईरान की जोहरी ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि वाकई ईरान जो है वो जोहरी ताकत बन गया है और उसके बाद ये खौफ पैदा हुआ कि अगर ईरान जो है वो ताकत बन गया है तो जिस तरीके से हम समझ रहे थे ईरान के हवाले से कि हम उसके ऊपर अटैक करेंगे तो उस तरह का जवाब नहीं दे पाएगा ईरान। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया उससे भी काफ़ी जो हैरानगी है वो हुई है। एक तो इससे ये एंगल निकल सकता है जी कि इसराइल को तंबी कर रहा है कि आप जो है मामलात से पीछे हट जाएं। और दूसरा वो ये कह रहा है कि ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ट्वीट्स की थी और बहुत सख्त इनकी ट्वीट्स थी जिसमें बाकायदा तौर पर ईरान को
ट्रंप की जानिब से धमकाया गया था कि हम फिर आपको सफाई हस्ती से ख़त्म कर देंगे। अचानक से ट्रंप का ये यू टर्न, और यू टर्न के बाद कहना जी कि हम जो मुज़ाकरात है ईरान से वो करेंगे और देखेंगे जी कि कोई जो नतीजा खेज ये जो मुज़ाकरात हैं वो हों। एक तो इससे ये चीज़ जो है वो अखज़ की जा सकती है। दूसरा इसका एंगल या तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो ये है कि कहीं अमेरिका भी इस जंग के अंदर तो नहीं कूद रहा, और अमेरिका तो ये नहीं कह रहा कि जो ईरान है इसके जो जोहरी ताकत है इसराइल इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए हम इसमें कूदेंगे और हम उसकी जोहरी ताकत को ख़त्म करेंगे। तो दूसरी जो इसकी साइड है वो ये भी है, लेकिन ये ज़रा मुश्किल है क्योंकि चीन की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, रूस की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये क्लियर बताती हैं कि वो ईरान वाली साइड पर खड़े हुए हैं, और क्या ट्रंप इतना बड़ा जो रिस्क है वो लेगा। बहरहाल इस हवाले से भी आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खित्ते में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, उसकी बेस पर फिर हमें ये मालूम हो पाएगा कि ईरान के साथ वाकई मुज़ाकरात के ज़रिए चला जाएगा और जो इसराइल है वो पीछे होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से शिद्दत जो है वो बढ़ाई जा रही है और ईरान की तरफ से साफ मौक़िफ़ ये है कि हम तो इसराइली अटैक्स का जो जवाब है सिर्फ वो दे रहे हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो पहले इसराइल जो है वो अटैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उसका अमल दोबारा से शुरू किया जाए। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और ये ख़बर है जी ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा हैं, सीनियर 3 रहनुमा हैं। इन्होंने जर्नेलों को और जो चुनतखब हुकूमत है इनको जी एक वार्निंग दी है, और वार्निंग ये दी है कि उनका एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो भी आपके सामने में रखता हूँ। वो ये कहते हैं, मैं ये थोड़ा देख लूँ, कि आप जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा भी और दौलती भी मारेगा। ये एज अ एग्जाम्पल एक मिसाल जो है वो पेश की जाती है। इसमें कहना वो ये चाह रहे हैं, और ये राइट आफ्टर जो मुलाकात हुई है ट्रंप से, उस मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है, या इस किस्म की जो एग्जाम्पल है वो सामने आई है। इस एग्जाम्पल में अगर इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि आप जिसे चारा डाल रहे हैं, चारा किसे डाला जा रहा है जी? ट्रंप को चारा डाला जा रहा है जी कि हम आपको नोबल अमन इनाम के लिए नामजद भी कर रहे हैं, आपसे मुलाकातें कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज भी आपको जो है वो हम फ्राहम करते हैं। हमारे जिस तरीके से बाइडन रजीम के टाइम पर हमारी रजीम को सपोर्ट थी, तो इस तरह से आप भी जो सपोर्ट है वो हमें दें। तो कहा यह जा रहा है जी कि आप जिसे चारा डाल रहे हैं वो ना सिर्फ चारा खाएगा बल्कि चारा खाने के बाद आपको जो लाते हैं वो भी मारेगा। तो ख्वाजा साद रफ़ीक है जी। लास्ट वीलाग में इसी चीज़ का खदशे का इजहार मैंने आपके सामने किया था कि जो ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमें कोई जो फ़ायदा है वो ये जो इसराइल ईरान वाला इशू है इसके ऊपर हमें जो कोई सपोर्ट है वो मिल जाए। जो खुशियां मनाई जा रही थी मुलाकात के बाद, ये खुशियां जो थी वो मांद पड़ गई थी, क्योंकि अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर रिजीम चेंज और ईरान के अंदर रिजीम चेंज वाले मामले पर और ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से उतनी आसान चीज़ें नहीं हैं जितनी शायद समझ रहा था ट्रंप, क्योंकि इस इशू के अंदर चीन और जो रूस है, 2 बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और दूसरा सऊदीया और दीगर कंट्रीज़ की जानिब से भी सिफारती सतह पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो जंग बंदी है वो हो जाए। और अगर जंग बंदी हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है आपके रोल का क्या करना, आपका फिर कोई जो रोल है वो नहीं होगा। अब इस खबर को आप देखें और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो स्टेटमेंट दी है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाकर पढ़ें तो ये बताया जा रहा है कि जो कोशिशें आप कर रहे हैं ये कोशिशें भी आपकी कामयाब नहीं होंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त सारे के सारे जो कार्ड्स हैं जी ताकतवर हलकों के वो ख़त्म हो चुके हैं। जितना कुछ वो कर सकते थे, जितना ज़ोर वो लगा सकते थे, जितना जुल्म सितम बर्बरियत इमरान खान के ऊपर वो कर सकते थे, वो सब कुछ कर कर देख चुके हैं। एक आखिरी जो उनकी उम्मीद थी जी वो अमेरिका और ट्रंप की शक्ल में थी, लेकिन अगर वहाँ से भी इनको मायूसी होती है तो फिर उसके बाद ना सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा बल्कि इंटरनेशनली इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो दबाव है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। और इंटरनली ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है 95% जो इस वक्त पब्लिक है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान ना सिर्फ मकबूल तरीन लीडर हैं बल्कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो भी चोरी किया गया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा मासवा इसके कि इमरान खान साहब का जो मैंडेट है वो उनको वापस किया जाए। और यही इनको असल डर है कि इमरान खान को मैंडेट वापस मिल गया, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो फिर उसके बाद हम सब का क्या होगा। तो देखें इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बहरहाल नून लीग के अंदर से अब उनको ये कहा जा रहा है जी
कि जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं, इनके अपने रहनुमा इनको ये कह रहे हैं। एक तो ख्वाजा साद रफ़ी की भी ये स्टेटमेंट सामने आई, इसके अलावा नून लीग के अंदर भी ये मशवरे दिए जा रहे हैं जी कि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के सहारे आप चल रहे हैं, ये सहारा, इस सहारे की बुनियाद पर ज़्यादा देर आप आगे नहीं चल सकते। लेकिन खैर नून लीग के पास इस वक्त ऑप्शन भी दूसरा कोई नहीं रह चुका। अगर वो अवाम के पास जाते हैं तो हालत इस वक्त उनकी है कि अपने ही हलकों के अंदर, इवन कि इस वक्त वो हुकूमत में है, लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद अपने हलके के अंदर भी जाने के वो काबिल नहीं है। इतनी नफरत है अवाम के दिलों में उनके लिए। तो इलेक्शन में वो जाएंगे तो इस मरतबा तो फिर कोई 17 नशिस्तों के हवाले से कहा जा रहा था जी कि उन्होंने 17 नशिस्तें ली हैं, बाकी जो है वो मैंडेट चोरी किया है। तो इस मरतबा अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो 7 नशिस्तें भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इनको डर लगा हुआ है कि ना पब्लिक हमारे साथ है और मुक़तदरा का भी हाथ हमारे सरों से उठ गया तो फिर उसके बाद इमरान खान से हमें कौन बचाएगा। इस वजह से हर मुमकिन क्या जितना नीचे गिरा जा सकता है उतना नीचे गिरा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो एक चुंतखिब एक इक़्तिदार है वो इसी तरीके से चलता रहे और इसको जो सपोर्ट है वो मिलती रहे। आगे चलते हुए जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक लेटर सामने आया है। अच्छा, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है ये मंडे को इसकी समाअत होनी थी, लेकिन अब ये मंडे को नहीं होगी क्योंकि बेंच में मौजूद एक जज साहब जो हैं उनकी जो वालदा हैं वो वफात पा गई हैं, जिसकी वजह से वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ दिन वो छुट्टियों पे होंगे, तो जो बेंच है मुकम्मल नहीं होगा तो जो समाअत है केस की वो भी नहीं हो पाएगी। तो मंडे वाले दिन ये केस फिक्स था, मखसूस नशिस्तों के केस वाला, इसके ऊपर समाअत होना थी, लेकिन अब कुछ दिन के लिए ये डिले हो गया। जब तक जज साहब वापस नहीं आते, वो वापस आएंगे तो फिर इस केस की समाअत होगी। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं जिनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई हैं और जो समाअत है वो मंगल, पीर और मंगल इन दोनों दिन नहीं होगी। बलूचिस्तान से वापसी पर जो आइंदा समाअत है वो हो पाएगी। तो ये इस हवाले से खबर थी। आखिर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है उस हवाले से आपको जो डिटेल्स हैं वो बताते हैं जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बसतूर जो एक अदालती महाज है वो गर्म रखा हुआ है और जो लेटर्स हैं वो उनके सामने आते रहते हैं जिसमें इस निज़ाम की जो मुखालफत है वो करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दिखाई देते हैं। लेकिन खैर उनसे सवाल ये बनता है कि उस वक्त जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं उन्होंने एक स्टैंड लिया था, लेकिन आपने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जिस तरह से जस्टिस अतर मिला और जस्टिस मंसूर शाह जो थे ये पीछे हटे और असल में अदलिया को जो कमज़ोर करने के हवाले से अगर बताऊं तो वहाँ से आगाज़ था अदलिया को कमज़ोर करने का। वहाँ से जो अदलिया थी वो कमज़ोर हुई और फिर उसके बाद हमने देखा कि 90 दिन में इलेक्शंस का फैसला दिया था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जो बेंच था, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पाया। और ये जो जजेस थे ये उस वक्त पीछे बैठे हुए थे और ये उस वक्त गालिबन शादियाने बजा रहे होंगे या खुशी मना रहे होंगे कि देखें हमने जो है वो हम इस चीज़ से पीछे हुए हैं और जो फैसला उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब यही जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह वो जज हैं जिनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट रेफरेंस था तो ये सबसे आगे थे उनको बचाने में। अगर ये पीछे हो जाते तो शायद काजी फाइज ईसा उसी वक्त फारिग हो जाते और वो चीफ जस्टिस ना बन पाते और उसके बाद फिर इस निज़ाम के ताबूत में एक जो आखिरी कील चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ठोंकी है वो भी तारीख के औराक का हिस्सा है जो कि स्याह रूफ में लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खैर उस वक्त जो कुछ किया अब वो लेटर लिख रहे हैं और अपनी सी जो एक मजम्मत है वो कर रहे हैं। आइनी बेंच की मुद्दत में तोसी का मामला था जिसकी मुखालफत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की और एक ख़त उन्होंने लिखा और कहा कि 19 जून के इजलास से पहले का 19 जून के इजलास में होता कि आइनी बेंच जो था इसे मज़ीद तोसी दी गई थी इसकी मुद्दत में। तो इसमें उन्होंने कहा है जी कि जुडिशल कमीशन मेंबर का जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त जो है वो उनको पहुँचाया गया। मेम्बरान को 26वीं तरमीम केस फैसले तक जो तोसी है वो ना की जाए आइनी बेंच की। तो ये उन्होंने ख़त के अंदर जो मौक़िफ़ है जी वो अपनाया है। पेशगी बता दिया था कि 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। माजी में एग्जेक्टिव मेंबर की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका है। अदलिया मेंबरान अकलियत में हैं इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तोसी बहरान को मज़ीद गहरा जो है वो करेगी। ये तनाज़ा अदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह करेगा। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजिस को आइनी बेंच जो है वो डिक्लेयर किया जाए। आइनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा जी कि मुद्दत में इजाफा ना किया जाए
और 26वीं आईनी तरमीम जो केस पेंडिंग है पहले इसका फैसला किया जाए और जितने भी जजेस हैं सबको आईनी बेंच का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए। फैसला आने के बाद फिर आईनी बेंच जो है वो बनाया जाए। और माजी में भी एग्जांपल है कि जो मेंबर था जुडिशल कमीशन का वो नहीं था तो इजलास जो था वो मुलतवी कर दिया गया, तो इस मरतबा भी मुलतवी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 19 जून को इजलास हुआ और जो आईनी बेंच की मुद्दत थी उसमें तोसी हुई। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।